नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से वो कौन सा व्यक्ति था जिसे राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि? तो राजा बीरबल की उपाधि। पहला ऑप्शन है महेश दास, दूसरा ऑप्शन है राजा भगवान दास, तीसरा ऑप्शन है बनामली दास और चौथा नाम दिया है राजा टोडरमल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महेश दास। तो ध्यान रखेंगे, जिस व्यक्ति को आप इतिहास में बीरबल के नाम से जानते हैं वो बीरबल उनका वास्तविक नाम नहीं था। ये नाम था किसका? महेश दास। मतलब बीरबल का वास्तविक नाम क्या दिखाई देता है इतिहास में? महेश दास। कौन थे ये बीरबल? तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि जो मुगल शासक अकबर थे उनके 9 रत्नों में से एक थे कौन? बीरबल। और बीरबल जो है अपनी बुद्धि कौशल की वजह से विशेष प्रसिद्ध हैं, इसलिए अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने इन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या दिखाई देता है? महेश दास। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1526 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1605 ईस्वी या 1660 ईस्वी। तो बात किसकी की जा रही है? हल्दी घाटी के युद्ध की। ये हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो आपको पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और साथ ही साथ ये युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर, ये दोनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। और अकबर की तरफ से जो उनके सेनापति थे वो कौन थे? तो उनके सेनापति दिखाई देते हैं कौन? मान सिंह। तो अकबर स्वयं इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेता है, उसकी तरफ से उसका सेनापति मान सिंह इस युद्ध में हिस्सा लेता है और इन दोनों के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। और ये कब लड़ा गया था? प्रश्न यही पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1576 ईस्वी। कब लड़ा गया था ये युद्ध? तो 1576 ईस्वी में ये प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या जहांगीर। तो बात क्या की गई है कि फतेहपुर सीकरी की और वहां पर स्थित जो बुलंद दरवाजा है उसकी। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले फतेहपुर सीकरी को जान लेते हैं कि फतेहपुर सीकरी कहाँ है। तो ये जो फतेहपुर सीकरी है एक शहर है। कहाँ पर? तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आगरा शहर है, आगरा शहर के नजदीक ही या निकट ही आपको फतेहपुर सीकरी स्थापित दिखाई देता है। और वहां पर एक दरवाजा है जिसका नाम है बुलंद दरवाजा। और ये जो दरवाजा है आज भी विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है। तो इन चारों में ये जो चारों शासक आपको यहाँ नाम दिखाई दे रहे हैं, ये चारों ही शासक मुगल शासक हैं। और इनमें से जो मुगल शासक जिसने ये फतेहपुर सीकरी और ये बुलंद दरवाजा बनवाया था वो है कौन? अकबर। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न का जवाब क्या है? अकबर। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस इमारत से संबंधित है? ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी या सिकंदरा। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की कि ये जो है बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। ये जो फतेहपुर सीकरी कहाँ है ये भी हमने देख लिया। ये स्थित है कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के नजदीक। और ये जो फतेहपुर सीकरी है इस शहर का स्थापना करने वाला व्यक्ति माना जाता है अकबर। और अकबर ने जब गुजरात विजय की थी उस विजय के उपरांत या उस विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने इस शहर की स्थापना की थी। कौन सा शहर आपको ध्यान रखना है? वो शहर है आपका फतेहपुर सीकरी। और उसी शहर में आपका क्या दिखाई देता है? बुलंद दरवाजा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो बार बार ये प्रश्न आ रहा है और ये प्रश्न आता रहता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए इसको हमने अलग अलग तरीके से लिया है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? अकबर। क्योंकि हमने पहले ही चर्चा कर ली है कि फतेहपुर सीकरी को स्थापित करने वाला या बसाने वाला शासक कौन है? तो मुगल बादशाह अकबर। हमारा अगला प्रश्न है अकबर द्वारा किस सिख गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी गई थी? तो क्या प्रश्न है ये? महत्वपूर्ण देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये दिखाई दे रहा है कि अकबर, किसके बारे में पूछा गया है? तो अकबर के बारे में दिया गया यहाँ पर। और क्या बोला गया है कि अकबर द्वारा किस सिख गुरु, किसकी बात की गई है? तो किस सिख गुरु की बात की गई है को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी गई थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे कि इस प्रश्न में यह बोला गया है कि अकबर, जो मुगल बादशाह अकबर था, वो उसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है, जान लिया है कि वह धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अर्थात सभी धर्मों का क्या करता था? सम्मान करता था। तो अकबर के बारे में हमने ये बात जान ली है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करता था, एक सहिष्णु शासक था। और इस वजह से ये दिखाई देता है कि उसने इसी दौरान अपने इस सहिष्णुता के क्रम में ही सिख धर्म को भी सम्मान दिया और सिखों को उनके सबसे प्रसिद्ध स्थल के निर्माण के लिए भूमि दान दी। तो यहाँ पे ये प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है कि अकबर द्वारा किस सिख गुरु को
अमृतसर शहर, कौन सा शहर? अमृतसर शहर, जहां पर आज वर्तमान में स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो वह जगह, वह शहर बसाने के लिए जमीन में दान दी गई थी। तो देखते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि सिखों में 10 गुरु हुए हैं। वो कौन से नंबर के गुरु हैं या कौन से गुरु हैं जिनको ये जमीन दान में दी गई थी? तो पहला नाम दिया है गुरु अमरदास, दूसरा है गुरु तेग बहादुर, तीसरा गुरु दामदास, चौथा गुरु हरकिशन। तो प्रश्न में यह पूछा गया है कि अकबर, मुगल बादशाह अकबर ने किस सिख गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए भूमि दान दी थी? तो वो सिख गुरु हैं कौन? गुरु रामदास। ध्यान रखेंगे, सिखों के चौथे गुरु कौन? चौथे गुरु गुरु रामदास वो गुरु थे जिनको अकबर के द्वारा अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी गई थी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आसफ खां, मुनीम खां, मुजफ्फर खां तुर्बती या राजा टोडरमल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुजफ्फर खां तुर्बती। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टोडरमल किससे संबंधित है? भूमि सुधार के कार्य से, सैनिक कार्य से, भवन निर्माण से या फिर चित्रकारी से? बात किसकी के बारे में की गई है? तो बात की गई है टोडरमल के बारे में, या राजा टोडरमल भी इन्हें कहा जाता है। और ये जो राजा टोडरमल हैं, इन्हें भारत में भूमि सुधार के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है भूमि सुधार का कार्य। इन्होंने क्या किया था? तो यही वो व्यक्ति हैं जिन्हें भारत में भूमि बंदोबस्त व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? तो भूमि बंदोबस्त व्यवस्था का जनक माना जाता है। कौन सी व्यवस्था? तो भूमि बंदोबस्त व्यवस्था का जनक माना जाता है। और ये प्रारंभ में शेरशाह सूरी के शासनकाल में मौजूद दिखाई देते हैं, परंतु बाद में ये अकबर के नवरत्नों में शामिल हो जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको, ये समस्त बातें आपको राजा टोडरमल के बारे में याद रखनी होगी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चांद बीबी जिसने बरार अकबर को सौंपा कहाँ की रानी थी? गोलकुंडा, बहमनी, बीजापुर या अहमदनगर? किसके बारे में पूछा जा रहा है? चांद बीबी के बारे में। तो आपको ध्यान रखना होगा कि चांद बीबी दक्षिण की एक शासिका थी और इन्होंने बरार, किसको? तो ये जो दक्षिण भारत का एक राज्य था बरार, उसे अपने शासनकाल के दौरान अकबर को, मुगल बादशाह अकबर को सौंपा था या सौंप दिया था। तो उनके बारे में पूछा गया कि वो कहाँ की, इन चारों राज्यों में से वो किस राज्य से संबंधित थी? तो ध्यान रखेंगे, चांद बीबी का संबंध कहाँ से था? बीजापुर। तो चांद बीबी बीजापुर से संबंधित थी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? के प्रश्न में पूछा गया है, सम्राट अकबर से जुड़ा हुआ प्रश्न ये। तो सम्राट अकबर ने निम्न में से, इन चारों व्यक्तियों में से वो कौन सा व्यक्ति था जिसे सीरी कलम की उपाधि दी थी? तो चार ऑप्शन है, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खां, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। तो ये जो उपाधि दी गई थी, ये उपाधि दी गई थी अब्दुल समद को। किसको दी गई थी? तो अब्दुल समद को ये उपाधि दी गई थी। क्या उपाधि? तो सीरी कलम किसने दी थी? तो ये अकबर ने दी थी। और ये था कौन अब्दुल समद? तो ये था महान चित्रकार उस दौरान का। तो अब्दुल समद जो था वो एक महान चित्रकार था मुगल काल का, और मुगल काल में किसके शासनकाल में मौजूद दिखाई देता है? तो मुख्य रूप से ये अकबर के शासनकाल के दौरान मौजूद दिखाई देता है अब्दुल समद। इसको अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किनकी सेवा में थे? प्रश्न में ये पूछा गया है कि तानसेन जो थे वो अकबर की सेवा में आने से पहले या अकबर के दरबार में आने से पहले कहाँ पर कार्यरत थे? जोधपुर के राजा, जयपुर के राजा, राजा रामचंद्र या गोंडवाना की रानी? इन चारों जगहों में से वो कौन सी जगह है या कौन सा वो राजा है जिसके दरबार में तानसेन पहले से कार्यरत थे और बाद में अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है राजा रामचंद्र। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? राजा रामचंद्र। कहाँ के राजा थे राजा रामचंद्र? तो वो राजा थे रीवा के। कहाँ के? तो रीवा राज्य के राजा थे राजा रामचंद्र, और उनके दरबार में ही तानसेन पहले से संगीत का कार्य कर रहे थे और वहाँ से उनकी प्रसिद्धि सभी जगह फैलती है। और उसके चलते ही बाद में मुगल बादशाह अकबर उन्हें अपने पास बुला लेता है और उन्हें अपनी नवरत्नों में शामिल कर लेता है। किसको? तो तानसेन को। तो आपको जानकारी होनी चाहिए तानसेन के बारे में। तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे, और उनके गुरु कौन दिखाई देते हैं? तो उनके गुरु दिखाई देते हैं मोहम्मद गौस। और इन मोहम्मद गौस का संबंध कहाँ से है? तो ग्वालियर से संबंध है। और ये जो रामतनु पांडे जो बाद में तानसेन के नाम से जाने जाते हैं, ये पहले कहाँ पे कार्यरत थे? तो ये पहले कार्यरत थे रीवा के राजा रामचंद्र के पास।
और यहीं से बाद में वो मुगल बादशाह अकबर के पास जाते हैं और वहाँ पर अकबर द्वारा उन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया जाता है। तो ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है? पहला, उसने अंतर धार्मिक विवाह को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। दूसरा, उसने औसत फसल मूल्यांकन पर आधारित राजस्व वसूली की स्थापना की। तीसरा, उसने कई धर्मों के सिद्धांतों को मानने वाले दीन-ए इलाही की स्थापना की। चौथा, उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने की कोशिश की। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे सही ऑप्शन होना चाहिए, इस प्रश्न का जवाब होना चाहिए, वो है ऑप्शन डी। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न के हिसाब से अकबर से जुड़ा हुआ सबसे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, कि अकबर ने भारत को एक राष्ट्र रूप में जोड़ने या मिलाने की कोशिश की। तो अकबर एक ऐसा शासक था जिसने मुस्लिम शासक होते हुए भी भारत में क्या की? सहिष्णुता लाने की कोशिश की, सभी धर्मों को जोड़ने की कोशिश की, भारत के जो अलग अलग राजवंश थे उनके बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश की, सामंजस्य बनाने की कोशिश की। तो ऐसा कार्य करता हुआ दिखाई देता है कौन? मुगल बादशाह अकबर। तो मुगल बादशाह अकबर अपने विशेष गुणों की वजह से प्रसिद्ध है और ये भी उसका एक विशेष कार्य था कि उसने भारत के बीच एक एकता स्थापित करने की कोशिश की और भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो यहां पर पूछा गया किसके बारे में? तानसेन के बारे में और बैजू बावरा के बारे में। तो ये जो दो नाम हैं, ये दोनों नाम समकालीन नाम हैं। एक कौन है? तानसेन। तानसेन का वास्तविक नाम मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले क्या था, तो रामतनु पांडे। वहीं पर दूसरा नाम दिखाई दे रहा है आपको कौन सा? बैजू बावरा। तो बैजू बावरा का वास्तविक नाम दिखाई देता है क्या? बैजनाथ मिश्र। तो बैजनाथ मिश्र ही कहलाए बैजू बावरा और रामतनु पांडे ही कहलाए क्या? तानसेन। तो तानसेन यानी रामतनु पांडे, बैजू बावरा मतलब क्या? बैजनाथ मिश्र। तो ये दोनों जो व्यक्ति हैं, दोनों समकालीन थे और ये दोनों ही अपने समय के संगीतज्ञ थे, महान संगीतज्ञ थे। दोनों को संगीत के क्षेत्र में महानता हासिल थी। और प्रश्न ये पूछा गया है कि किसके शासनकाल में सुविख्यात हुए? तो जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर या शाहजहां? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अकबर। अकबर ही वह शासक था जिसके शासनकाल में ये दोनों दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से अकबर ने तानसेन को आगे बढ़ाया, लेकिन बैजू बावरा भी विशेष योग्यता रखते थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था? मिस्र में, चीन में, यूनान में या भारत में? तो इस प्रश्न में पूछा गया कि सर्वप्रथम बारूद या गन पाउडर, बारूद या गन पाउडर कहाँ पे प्रयोग किया गया था, या इनमें से किस सभ्यता के लोगों द्वारा सबसे पहले बारूद या गन पाउडर का प्रयोग किया गया था? तो प्राप्त जानकारियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए? चीन। तो चीन ऐसा देश दिखाई देता है जहां पर सर्वप्रथम बारूद या गन पाउडर का प्रयोग होता हुआ हमें दिखाई देता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? प्रश्न क्या पूछा गया है? न्याय की जंजीर के बारे में, और पूछा गया कि किसने स्थापित की थी। 4 नाम दिए गए हैं, हुमायूं, बाबर, जहांगीर और अकबर। ये चारों ही नाम आपके मुगल काल से संबंधित हैं। तो ध्यान में रखेंगे, न्याय की जंजीर से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है और ये पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह ने न्याय की जंजीर बनवाई थी या लगवाई थी। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मुगल बादशाहों में से एक ऐसा बादशाह हमें दिखाई देता है जो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध है और उसने अपने लोगों को न्याय देने के लिए एक सोने की जंजीर अपने महल के सामने लगवाई थी और उस सोने की जंजीर से घंटियां बंधवाई थी। और जब भी किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति से न्याय की, मतलब उस बादशाह से न्याय की आवश्यकता होती थी या जरूरत होती थी, तो वह बादशाह के सामने जाता था और उस जंजीर से लगी हुई घंटियों को बजाता था। तो यहाँ पर प्रश्न यही पूछा गया है कि वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसने ऐसा कार्य किया था, यानी कि सोने की जंजीर बनवाई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जहांगीर। ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? जहांगीर। तो जहांगीर ही वह मुगल बादशाह था जिसने अपने महल के सामने सोने की जंजीर से लगी हुई या बंधी हुई घंटियां लगवाई थी और जब भी किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए होता था जहांगीर से, तो वो यहाँ पर पहुँचता था, सोने की जंजीर की घंटियों को बजाता था और जहांगीर उसके सामने उपस्थित होकर के उनकी बातों को सुन करके फैसला या न्याय सुनाता था। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? तो प्रश्न क्या किया गया है कि वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसने पहली बार मराठों को
उमरा वर्ग में शामिल किया था? तो देखते हैं, चार ऑप्शन है। पहला औरंगजेब, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है जहांगीर, चौथा है बहादुर शाह प्रथम। तो मराठों को उमरा वर्ग में पहली बार शामिल करने वाला जो मुगल बादशाह दिखाई देता है वो मुगल बादशाह है आपका जहांगीर। तो ध्यान रखेंगे कौन है वो मुगल बादशाह है जहांगीर। हमारा अगला प्रश्न है, उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। प्रश्न क्या पूछा गया है या किसके बारे में पूछा गया है? तो प्रश्न में पूछा गया है मुगल महारानी के बारे में, वैसी मुगल महारानी या वह मुगल महारानी जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर उत्कीर्ण किया जाता था या लिखा जाता था। तो इन चार ऑप्शन में से हमें देखना है कि कौन सी मुगल महारानी थी जिसका सभी सरकारी फरमानों या मुगल फरमानों में नाम होता था और मुगल काल के सिक्कों पर भी उसका नाम दिखाई देता था। तो पहला ऑप्शन दिया है नूरजहां, दूसरा है मरियम मकानी, तीसरा है मुमताज महल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है नूरजहां। क्या नाम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है नूरजहां। नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो ध्यान रखेंगे नूरजहां जहांगीर की प्रिय पत्नी थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जहांगीर की एक प्रिय पत्नी जिसका नाम था नूरजहां, उसके बारे में ही ये प्रश्न है और ये ध्यान रखना होगा कि जहांगीर ने नूरजहां के नाम को जितने भी उस काल के सरकारी फरमान होते थे मुगलों के उन सभी पर उसका नाम उत्कीर्ण करवाया था, लिखवाया था। सरकारी फरमान या मुगल फरमान या सरकारी आदेश भी बोल सकते हैं उस काल के, और सिक्कों पर भी उसके नाम को उसने लिखवाया था। तो ये नाम आपको याद रखना होगा नूरजहां। हमारा अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? किसके बारे में पूछा गया प्रश्न? तो प्रश्न पूछा गया उस्ताद मंसूर खां के बारे में और प्रश्न में ही बता दिया गया है कि वो क्या थे, तो प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब वो इनमें से किसके शासनकाल के दौरान मौजूद थे, यही प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे जो चार नाम दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, ये चारों ही नाम मुगल शासकों के नाम हैं। अब इनमें से कौन सा मुगल बादशाह है जिसके शासनकाल के दौरान उस्ताद मंसूर खां की उपस्थिति हमें दिखाई देती है? तो ध्यान रखेंगे वो मुगल बादशाह है जहांगीर। कौन है? तो जहांगीर। तो आपको ध्यान रखना होगा कि मुगल शासकों में जहांगीर का काल जो है वो चित्रकारी का एक स्वर्णिम काल माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जहांगीर स्वयं भी एक महान चित्रकार था और उसमें चित्रकारी के समस्त गुण मौजूद थे। और इसके काल में कई चित्रकार जो थे इसकी सभा में मौजूद थे। मतलब जहांगीर को चित्रकारी या पेंटिंग का बहुत शौक था और इसलिए उसने अपने शासनकाल में कई सारे चित्रकारों को आश्रय दिया हुआ था, और उन्हीं में से एक चित्रकार आपको कौन दिखाई देता है? उस्ताद मंसूर खां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जहांगीर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? राजा राम, चूड़ामन, बदन सिंह या सूरजमल? प्रश्न पूछा गया है किसके समय के बारे में? तो मुगल साम्राज्य के पतन के समय। कब की बात है ये बात? तो ये बात है मुगल साम्राज्य के पतन के समय की, और पूछा गया है किसके बारे में? तो जाटों के बारे में। तो जाटों ने मुगल साम्राज्य के पतन के समय किसके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है चूड़ामन। चूड़ामन ही वो जाट शासक या राजा था जिसने जाटों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में क्या किया? संगठित किया और मुगलों के खिलाफ उसको या उनको खड़ा करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन है? चूड़ामन। ये है एक कौन? एक जाट राजा या एक जाट से नेता या सरदार हमको दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, चूड़ामन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सा मुगल सम्राट था। किसके बारे में पूछा गया है? किस मुगल सम्राट? तो मतलब वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसके शासनकाल को स्वर्णिम युग, मतलब मुगलों का स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? तो मुगलों के स्वर्णिम युग के नाम से किस मुगल सम्राट के शासनकाल को हम मान सकते हैं? प्रश्न में यही पूछा गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर मुगल सम्राट दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है अकबर, दूसरा नाम दिया है जहांगीर, तीसरा नाम दिया है औरंगजेब, चौथा नाम दिया है शाहजहां। तो इन चारों व्यक्तियों में से ये चारों ही मुगल शासक हमें दिखाई देते हैं। इन चारों मुगल शासकों में से वो कौन सा मुगल शासक था जिसके शासनकाल को मुगलों का स्वर्णकाल कहा जाता है या कहा जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल ही वह शासनकाल है जिसे मुगलों का स्वर्णकाल कहा जाता है कई इतिहासकारों के द्वारा। अब यहाँ पर आपको ये भी जान लेना चाहिए कि किस आधार पर कहा जाता है इसको। तो इसका आधार है क्या? स्थापत्य कला में किए गए कार्य। शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान अनेक भव्य इमारतों का निर्माण करवाया और उसकी वजह से ही शाहजहां के काल को स्थापत्य की वजह से मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? शाहजहां, ऑप्शन डी, शाहजहां। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण में भारत और
किस देश के विशेषज्ञों का सहयोग है? अरब, पर्सिया, मिस्र या चीन? तो ध्यान रखेंगे कि ताजमहल किसके बारे में पूछा गया है प्रश्न, तो ताजमहल के बारे में। ताजमहल कहाँ है, आप सभी को जानकारी है इसकी। ताजमहल वर्तमान उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। और ये जो ताजमहल है इसमें भारतीय शैली या भारतीय कला शैली का प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ दूसरे एक देशों का या दूसरे एक देश के भी कला शैली का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न यही पूछा गया है कि वो भारत के अलावा वो कौन सा देश है जहां की कला शैली का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है पर्सिया या फारस। तो पर्सिया या फारस, जिसको वर्तमान में आप लोग ईरान के नाम से भी जानते हैं, उस ईरान की कला शैली का भी प्रयोग हुआ है। तो भारतीय कला शैली और ईरानी कला शैली के प्रयोग, मिश्रित प्रयोग से ही ताजमहल का निर्माण हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? प्रश्न किसके बारे में किया गया है? तो ताजमहल के बारे में। अभी हमने देख लिया कि ताजमहल कहाँ स्थित है। अब ये पूछा गया है कि किसकी याद में बनवाया गया था। तो यहाँ देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नूरजहां, दूसरा दिया है शाहजहां, तीसरा दिया है मुमताज महल और चौथा दिया है जीनत महल। तो सबसे पहले तो जान लीजिए ताजमहल के बारे में। ताजमहल कहाँ है ये तो हमने देख लिया। ये कहाँ है, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। अब इसका निर्माणकर्ता कौन है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका निर्माणकर्ता हमें दिखाई देता है कौन, शाहजहां। तो शाहजहां ही वह व्यक्ति है जिसने आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण करवाया था। और यह ताजमहल शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, मुमताज महल। तो ध्यान रखेंगे, शाहजहां ने ताजमहल अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो प्रश्न है, उसको एक बार देख लिया जाए कि क्या प्रश्न है। प्रश्न है कि इंग्लैंड के तत्कालीन राजा, किसके बारे में पूछा गया है? तो इंग्लैंड के तत्कालीन राजा का नाम क्या है, जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर, जहांगीर कौन है, तो मुगल शासक जहांगीर या मुगल बादशाह जहांगीर, उसके शाही दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया पहला व्यक्ति कौन था? तो आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है इंग्लैंड के राजा के बारे में। इंग्लैंड का राजा कौन है, जेम्स प्रथम। अब ये प्रश्न जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप सभी को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड में बनी थी, उस कंपनी का निर्माण जब हुआ था तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था। और अकबर की मृत्यु के बाद अगला जो बादशाह बनता है भारत का, वो जहांगीर। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था तो उस समय भारत का बादशाह कौन था, अकबर। लेकिन जब भारत में पहला ब्रिटिश या इंग्लैंड राजदूत आता है, इंग्लिश राजदूत आता है, तो उस समय भारत में शासक बदल चुका था और शासक कौन हो जाता है, जहांगीर। और उस समय ब्रिटेन में भी शासक बदल जाता है, इंग्लैंड का भी शासक बदल जाता है, वहाँ पर एक नया शासक आ जाता है और वो था कौन, जेम्स प्रथम। तो प्रश्न यही पूछा गया है कि जब इंग्लैंड में जेम्स प्रथम का शासन चल रहा था, उसी दौरान जेम्स प्रथम ने अपने पहले राजदूत को भारत में व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत भेजा था। और वह व्यक्ति जब भारत पहुंचा था तो भारत में मुगल शासकों के दरबार में पहुंचा था। और उस समय जो मुगल शासक जो शासन कर रहा था वो दिखाई देता है हमें कौन, जहांगीर। तो ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि जहांगीर के दरबार में भेजा गया वह व्यक्ति जो राजदूत बनकर आया था उसका नाम क्या है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है जॉन हॉकिंस, दूसरा है विलियम टॉड, तीसरा है सर थॉमस रो और चौथा है सर वॉल्टर रेले। तो पहला व्यक्ति जो जहांगीर के दरबार में राजदूत बनकर आता है अंग्रेजों का, वो व्यक्ति है जॉन हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस। तो ध्यान रखेंगे वह व्यक्ति कौन है, जॉन हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस। वो पहला व्यक्ति है जो राजदूत बनकर के जहांगीर के दरबार में अंग्रेजों की तरफ से पहुंचता है। ये पहुंचता है 1608 के आसपास। कब पहुंचता है? तो 1608 के आसपास, वो 1608 के आसपास वो इंग्लैंड से भारत पहुंचता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? तो यहाँ पर प्रश्न जुड़ा हुआ है किससे, मुगल बादशाहों से या मुगल शहंशाहों से। और प्रश्न में पूछा गया है कि वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया था। तो पहला ऑप्शन दिया है मोहम्मद शाह, दूसरा ऑप्शन दिया है बाबर, तीसरा ऑप्शन दिया है जहांगीर और चौथा ऑप्शन दिया है औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जहांगीर। जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान एक फरमान जारी करके तंबाकू के प्रयोग को क्या कर दिया था, प्रतिबंधित कर
दिया था। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो वह कौन सा मुगल बादशाह था जो अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया था? इसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि मुगलों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो आगरा थी, लेकिन बाद में मुगलों ने इसे को राजधानी से के रूप में हटा दिया और इससे की जगह एक नया शहर दिल्ली चुन लिया। तो आपको बातें बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान रखनी होगी कि मुगलों की प्रारंभिक राजधानी दिखाई देती है आगरा, परंतु बाद में उनकी राजधानी बन जाती है दिल्ली। प्रश्न ये पूछा गया कि वह कौन सा शासक था, मुगल बादशाह था, जिसने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है शाहजहां। शाहजहां ही वह व्यक्ति था जिसने राजधानी का परिवर्तन किया था मुगलों की और आगरा से दिल्ली ले गया था राजधानी। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी और शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कौन? शाहजहां। शाहजहां ने राजधानी परिवर्तन किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में कौन ले गया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न में ये पूछा गया है कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस, ध्यान रखेंगे किसके बारे में जुड़ा हुआ प्रश्न? तो ये प्रश्न जुड़ा हुआ है या प्रश्न में है तख्ते ताउस के बारे में है प्रश्न। तो तख्ते ताउस जिसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? तो इसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सिंहासन पर मयूर या मोर की दो आकृतियां बनी हुई थी या दो मोर बने हुए थे। तो आपको इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि जब मुगल बादशाह शाहजहां शासन कर रहा था तो उसने अपने बैठने के लिए एक तख्त बनवाया था, एक गद्दी बनवाई थी जिसका नाम है तख्ते ताउस। और ये जो तख्ते ताउस है इसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सिंहासन पर दो मोर भी बने हुए थे, तो इसलिए इसका नाम मयूर सिंहासन भी आपको दिखाई देगा और इसे तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न उसी तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन से जुड़ा हुआ है। तो एक बार फिर से प्रश्न को देख लेते हैं कि शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में कौन ले गया था? तो प्रश्न में ये भी तिथि भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाद में इस तख्ते ताउस को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लूट लिया जाया गया बाद में। जब तक शाहजहां जीवित था तब तक नहीं, शाहजहां के पतन के बाद और बहुत बाद में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये तख्ते ताउस लूट लिया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न यही है कि वो कौन सा व्यक्ति था, वो कौन सा आक्रमणकारी था जो ये तख्ते ताउस भारत से ले जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली, दूसरा ऑप्शन दिया है फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह, तीसरा ऑप्शन दिया है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां और चौथा दिया है ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो इन चारों में से वो कौन से लोग थे जो ये तख्ते ताउस यहाँ से भारत से ले गए? तो इस प्रश्न का सही जवाब है फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह, ऑप्शन बी। कौन? फारसी या ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह। इसने 1739 में भारत या दिल्ली पर आक्रमण किया और अपने इस आक्रमण के दौरान ही नादिर शाह इस प्रसिद्ध तख्त को या तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन को भारत से लूट करके ले जाता है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में, आगरा के नए किले में, दिल्ली के लाल किले के रंग महल में या दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में? तो अभी हमने तख्ते ताउस के बारे में देखा कि ये क्या है, इसे मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है। इसे किसने बनवाया था ये भी मैंने बताया कि इस तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन का निर्माण करता हमें कौन दिखाई देता है? वो है मुगल बादशाह शाहजहां। अब ये था कहाँ पर? प्रश्न में ये पूछा गया है कि किस मुगल भवन में रखा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। कहाँ पे रखा गया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है उसमें जो दीवाने आम हैं उस दीवाने आम में ही ये तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन रखा हुआ था और यहीं से नादिर शाह 1739 में 1739 में इसको लूट करके ले जाता है। तो ऑप्शन डी कहाँ पर? दिल्ली का लाल किला। और लाल किले में कहाँ पर? तो दीवाने आम में रखा गया था ये तख्ते ताउस। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, लाहौर या अहमदाबाद में? तो प्रश्न किसके बारे में किया गया है? मोती मस्जिद के बारे में। और ये मोती मस्जिद जो है इन चार शहरों में से आपको दिखाई देता है कहाँ पर? आगरा में। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा गया है कि मोती मस्जिद कहाँ स्थित है इन चार शहरों में से। तो इन चार शहरों में से मोती मस्जिद जिस शहर में स्थित है वो है आगरा शहर। और आगरा शहर में ये जो मोती मस्जिद स्थित है उस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने। किसने निर्माण करवाया था इस मस्जिद का? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब या जहांगीर? तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि इन चारों मुगल शासकों में से वो कौन सा मुगल शासक था जिसने संगीत और नृत्य या नृत्य और संगीत को प्रतिबंधित कर दिया था दरबार में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा औरंगजेब। आप सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि औरंगजेब धार्मिक रूप से कट्टर शासक था। उसकी अपनी धार्मिक नीतियों में बहुत ज़्यादा आस्था थी। उसके चलते ही उसने ऐसी बहुत सारी परंपराओं पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसे वो या जिन्हें वो गैर इस्लामिक मानता था, और इन्हीं के चलते या इसी क्रम में उसने संगीत और नृत्य को भी अपने दरबार में प्रतिबंधित कर दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कौन? मुगल बादशाह औरंगजेब। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? यानी कि जब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होती है, आपको ध्यान रखना होगा औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में संघर्ष होता है सत्ता के लिए, और बाद में एक पुत्र उसका जो है वो शासक बनता है। और प्रश्न में ये पूछा गया है कि वो कौन सा पुत्र था जो बहादुर शाह की उपाधि लेकर के मुगल बादशाह बनता है? कौन सी उपाधि लेकर के? बहादुर शाह। तो देखते हैं, 4 नाम दिए हैं यहाँ पर। पहला नाम दिया है काम बख्श, दूसरा दिया है मोहम्मद मुअज्जम, तीसरा नाम दिया है मोहम्मद आजम, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मोहम्मद मुअज्जम। कौन? तो मोहम्मद मुअज्जम ही वह व्यक्ति था जो मुगल बादशाह औरंगजेब का पुत्र था, और बाद में वो बहादुर शाह का उपाधि या टाइटल लेकर के अगला मुगल बादशाह बनता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? आजम, कामबख्श, अकबर द्वितीय या मुअज्जम? प्रश्न में क्या पूछा गया है कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी। तो इस प्रश्न का अभी हमने यही प्रश्न चर्चा किया है पिछले प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मुअज्जम, जो कि बहादुर शाह की उपाधि लेकर के क्या करता है? सत्ता पर बैठता है। तो निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन डी मुअज्जम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों की दरबारी या अदालती भाषा क्या थी? अरबी, उर्दू, फारसी या हिंदुस्तानी? तो प्रश्न में पूछा गया किनके बारे में? मुगल शासकों के बारे में, और ये पूछा गया कि उनकी दरबारी या अदालती भाषा क्या थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उनकी अदालती या दरबारी भाषा थी फारसी। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? आगरा का किला, लाल किला, ताजमहल या बुलंद दरवाजा? तो ये जो प्रश्न है जिसमें ये पूछा गया है कि ये इन चारों बिल्डिंगों में से या इन चारों भवनों में से वो कौन सा भवन है? इन चारों भवनों में से वो कौन सा भवन है जो लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए ताजमहल। ताजमहल एक ऐसा भवन है जिसके बारे में माना जाता है, कहा जाता है कि वो लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल समान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ताजमहल। कहाँ स्थित है ये मैंने पहले बता दिया, आगरा। आगरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रश्न में पूछा क्या गया है? बीबी के मकबरे के बारे में। तो ये बीबी का मकबरा क्या है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं बीबी का मकबरा और है कहाँ। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये बीबी का मकबरा कहाँ है। 4 ऑप्शन में यही पूछा भी गया है वैसे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? औरंगाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है औरंगाबाद। तो बीबी का मकबरा स्थित है आपके औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। औरंगाबाद कहाँ? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित है बीबी का मकबरा। किससे जुड़ा हुआ है? तो ये प्रश्न में नहीं पूछा गया, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जो बीबी का मकबरा है ये जुड़ा हुआ है किससे? तो औरंगजेब की पत्नी से। किससे? तो औरंगजेब की जो पत्नी थी उससे जुड़ा हुआ है ये मकबरा। तो औरंगजेब की पत्नी का ही मकबरा है कहाँ पर? औरंगाबाद में। और इसी औरंगाबाद के इस मकबरे को बीबी का मकबरा के नाम से जानते हैं। तो आप इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे कि औरंगजेब की पत्नी जो थी उसकी मृत्यु के बाद उसे औरंगाबाद में दफनाया गया और वहीं पर उसकी कब्र बनाई गई, और इसी कब्र को आज हम जिस नाम जानते हैं वो नाम क्या है? बीबी का मकबरा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह या नादिर शाह? तो ये बहुत ही सरल सा प्रश्न है, बहुत सारे अधिकांश लोग इसका आंसर जानते होंगे कि ताजमहल मुगल बादशाह किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया था। ध्यान रखेंगे कि ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, अक्सर इसके बारे में जानकारी सभी को होती है कि ताजमहल किसने बनवाया था। तो ताजमहल बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। किसकी याद में बनवाया था? तो ध्यान रखेंगे अपनी प्रिय पत्नी, किसका नाम क्या है उनका? तो मुमताज महल। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी होगी कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में
आगरा में ताजमहल बनवाया था। आपको ये बात भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो मुमताज महल हैं, इनकी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी और इनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद इस ताजमहल का निर्माण होता है। तो वो जो हैं मुमताज महल, प्रारंभ में उन्हें कहीं और दफनाया गया था, इस बात की भी थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो प्रारंभ में उनको दफनाया गया था बुरहानपुर, जो कि कहाँ स्थित है, तो वो है मध्य प्रदेश में। तो कुछ ये सामान्य सी बातें हैं जो इस प्रश्न से जुड़ी हुई हैं, उनको भी जान लीजिएगा कि मुमताज महल को प्रारंभ में बुरहानपुर जिला है ये मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित जगह पर इन्हें किनको मुमताज महल को दफनाया गया था। और ये शाहजहां की प्रिय पत्नी थी और बाद में शाहजहां ने इनके लिए ही क्या बनवाया, ताजमहल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है शाहजहां। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो शाहजहां के द्वारा। किसकी याद में, तो अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में। कहाँ पर, तो आगरा में। प्रारंभ में मुमताज महल की कब्र कहाँ थी, तो बुरहानपुर में थी। कहाँ पर है ये बुरहानपुर, तो ये मध्य प्रदेश में है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। यह एक भव्य मकबरा है, इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, और चौथा दिया है इस पर उन कारीगरों के या कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। तो एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। पहला दिया है कि यह एक भव्य मकबरा है, तो ये बिल्कुल सही है कि यह एक भव्य मकबरा है। दूसरा ऑप्शन दिया है इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, तो ये भी सही है कि इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तीसरा ऑप्शन दिया है यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, तो यह भी सही है कि यह आगरा का जो फोर्ट है, जो किला है, उसके बाहर स्थित है। चौथा ऑप्शन दिया है इस पर उन सभी कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं या नाम लिखवाए गए हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था, तो ये ऑप्शन गलत है। ध्यान रखेंगे कि ताजमहल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने इस महल को बनवाने में या इस मकबरे को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए नहीं मिलते हैं। तो चौथा ऑप्शन, ऑप्शन डी, गलत है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित या मिंट किया गया था। यानी कि इन चारों व्यक्तियों में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसके शासनकाल के दौरान भारत में पहली बार 1 रुपये का सिक्का ढाला गया था, बनाया गया था। तो देखते हैं वो कौन सा व्यक्ति है। पहला नाम दिया है बाबर, दूसरा नाम दिया है शेरशाह सूरी, तीसरा नाम दिया है अकबर और चौथा नाम दिया है औरंगजेब। तो प्रश्न में पूछा गया है कि किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये, किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था। तो भारत में जो रुपया नामक सिक्का है उसको चलाने का श्रेय सूरी वंश के शासक शेरशाह सूरी को दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ही वह शासक दिखाई देता है जिसने 1 रुपये का सिक्का ढलवाया या बनवाया था और चलवाया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टका या रुपया, चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बात की मैंने शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले यही देखा कि उसने रुपया चलवाया था। इसके अलावा भी उसने कई और प्रकार के सिक्के चलवाए थे, उनमें से एक क्या दिखाई देता है, टका। तो टका, रुपया इत्यादि जो सिक्के हैं ये किस शासक के द्वारा चलवाए गए थे भारत में, तो मध्यकाल का एक महान शासक दिखाई देता है। कौन, शेरशाह सूरी, जो कि सूरी वंश से संबंधित है या सूरी वंश का स्थापना किया था उसने। तो सूरी वंश का इसकी स्थापना करने वाला शेरशाह सूरी, उसके द्वारा ही भारत में टका और रुपया ये दोनों सिक्के या मुद्रा चलवाई गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, शेरशाह सूरी। अब यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा साथ ही साथ कि टका और रुपया, और ये किसके बने हुए थे, तो चांदी के। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये कौन सी बात ध्यान रखनी होगी आपको कि टका और रुपया किसके बने होते थे, चांदी के। तो सारी बातों को मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं कि मध्यकाल में मुगलों के बाद या मुगलों को हराने के बाद एक नया वंश बीच में आता है और वो वंश था कौन सा, सूरी वंश, जो कि एक अफगानी वंश था। और इस अफगानी वंश की स्थापना करने वाला दिखाई देता है व्यक्ति शेरशाह सूरी। और इस शेरशाह सूरी ने भारत में मुद्रा के बहुत सारे प्रकार चलवाए थे और उन्हीं में से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि चांदी के 2 सिक्के कौन कौन से, टका और रुपया, किसने चलवाया था। तो चांदी के 2 सिक्के, टके या टका और रुपया, इसको चलवाने वाला व्यक्ति कौन दिखाई देता है, शेरशाह सूरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है शेरशाह सूरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। तो पहला ऑप्शन है लाहौर, दूसरा ऑप्शन है मुल्तान, तीसरा ऑप्शन है आगरा, चौथा ऑप्शन है पूर्वी बंगाल या पूर्व बंगाल। तो अब शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ ही एक अगला प्रश्न है। आप सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि शेरशाह सूरी एक ऐसा शासक था जिसने बहुत सारे सुधार कार्य किए थे
और वो अपनी प्रशासनिक कुशलता के लिए इतिहास में जाना जाता है। तो अपनी इसी प्रशासनिक कुशलता के तहत उसने मध्यकाल में एक सड़क का निर्माण किया था जिसका नाम है ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे इसके शासनकाल के दौरान सड़के आजम, शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान या मध्यकाल में किस नाम से जाना जाता था? सड़के आजम। तो सड़के आजम या ग्रैंड ट्रंक रोड, ये नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, तो अंग्रेजों ने इसको नाम दिया है ग्रैंड ट्रंक रोड। वास्तव में शेरशाह सूरी या मध्यकाल के दौरान, शेरशाह सूरी के काल के दौरान या मध्यकाल के दौरान इस सड़क का नाम हमको सड़के आजम दिखाई देता है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि जो सड़के आजम है या ग्रैंड ट्रंक रोड है, उस रोड का मतलब वो रोड कहाँ से कहाँ तक जाती थी? तो प्रश्न में एक नाम तो दिया ही है आपके सामने, पंजाब। अब ये पंजाब जो कि पश्चिमी भारत में है, पंजाब से कहाँ तक जाती थी ये सड़क? तो ये सड़क उस समय की सबसे बड़ी सड़क थी, सबसे लंबी सड़क थी, और ये भारत के पंजाब राज्य को पूर्वी बंगाल से जोड़ती थी। तो ध्यान रखेंगे, पंजाब से कहाँ तक जाती थी? पूर्वी बंगाल तक। तो पंजाब से पूर्वी बंगाल तक या पूर्वी बंगाल से पंजाब तक जाने वाली सड़क का ही नाम क्या था? ग्रांड ट्रंक रोड, या मध्यकाल में उसे हम कहते हैं, जानते हैं सड़क ए आजम के नाम से। और इस सड़क का निर्माता हमें कौन दिखाई देता है? तो सूरी वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो प्रश्न जुड़ा हुआ है किससे बारे में? तो प्रश्न है शेरशाह के बारे में। प्रश्न में पूछा गया है कि शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी या कहाँ पर लड़ते हुई थी। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि शेरशाह एक महान योद्धा था, महान शासक था, महान प्रशासक था, कुशल शासक था, और उसने कई युद्ध लड़े। उसने मुगल शासक हुमायूं को हरा करके भारत से बाहर भगाया था, लेकिन उसकी मृत्यु अचानक से हो जाती है। और वो मृत्यु होती है अचानक से कहाँ पर? तो एक युद्ध लड़ते हुए। और वो युद्ध कौन सा था? यही उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। देखते हैं क्या क्या नाम दिया है। पहला नाम दिया है चौसा, दूसरा नाम दिया है कलिंग, तीसरा नाम दिया है कालिंजर, और चौथा नाम दिया है इनमें से कोई नहीं। तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु होती है वो दिखाई देती है 1545 के आसपास होती है, और वो होती है कालिंजर के युद्ध के दौरान। तो जब शेरशाह सूरी कालिंजर के किले को जीतने का प्रयास करता है, उसी दौरान जो युद्ध लड़ा जाता है, उस युद्ध में एक बारूद फटने से दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कालिंजर के किले को जीतने के दौरान ही लड़े गए युद्ध में बारूद फटने से गलती से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कालिंजर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो कालिंजर में हुई थी। कालिंजर कहाँ है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के आसपास से स्थित है किला। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ये किला स्थित है, कालिंजर का किला। और इसी किले को जीतने के प्रयास में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो हमने आज यहाँ पर ये जो सारे प्रश्न देखे हैं, ये सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।